हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला और आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर। तो जो भी बिगनर्स हैं इनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा और सारे कंसेप्ट आपके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे जो कंसेप्ट हैं वो माइक्रो प्रोसेसर के क्लियर हो जाएं। तो देख लेते हैं बिल्कुल इसमें कि हम लोग क्या क्या इसके कंटेंट्स देखने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके, इजी वे में देखेंगे कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर, क्या माइक्रो प्रोसेसर है, कि इन द इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, इन माइक्रो प्रोसेसर के कंटेंट्स कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। और आगे बिल्कुल हम लोग, जैसे कि हम लोग ने सीपीयू सुना हुआ है, तो सीपीयू वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, क्लासिफिकेशन एंड द माइक्रो प्रोसेसर एंड द एप्लीकेशन। बिल्कुल एप्लीकेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम कोई चीज़ स्टडी करने वाले होते हैं तो मैंने इसको एप्लीकेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है आपका। नेक्स्ट इज द बेसिक डेफिनेशन, क्या डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने ये बताया हुआ है कि व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर, जस्ट माइंड में आती हुई क्या क्या आएगा और हम कैसे स्केच आउट करेंगे। ठीक है, तो ये है। फिर इसके बाद हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम के बारे में देखेंगे, फिर माइक्रो प्रोसेसर बस स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। दिस इज द जेम, ठीक है, ऑफ दिस लेक्चर। क्योंकि यहाँ पे वर्किंग माइक्रो प्रोसेसर की एक बार आप समझ लेंगे, उसके बाद में आपको कोई भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़े, 8086 पढ़े, सबकी वर्किंग आपको एकदम समझ में आने वाली है। तो ये चीजें देखेंगे। साथ ही साथ में लास्ट में हम लोग लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी देखेंगे कि कौन सा लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है और कौन कौन से होते हैं और कैसे हम लोग उसे वर्क ऑन करते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि जिसमें आप सारी चीजों का एकदम बेसिक नॉलेज लेने वाले हो, कौन कौन से माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये एंड ऑल अबाउट। थोड़ा सा शायद वीडियो ये लंबा हो जाए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो, बट आपको इसके कंटेंट इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो चलिए आप बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और अपनी इस लेक्चर को और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। तो नेक्स्ट स्लाइड मूव ऑन करते हैं और ये देखिए। तो फर्स्ट चीज है व्हाट इज द माइक्रो प्रोसेसर। माइंड में आते ही हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, तो दिस इज द चिप। देखिए ये एक चिप है, चिप मतलब आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब आप बोलोगे कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो मैं इतने शॉर्ट में यहाँ पे अपने आप में ये बहुत बड़ा है तो टॉपिक है कि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखने वाले हैं कि क्या होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सबसे पहले देख लीजिए कि फिजिकली माइक्रो प्रोसेसर ऐसा दिखता है। ठीक है, एक आईसी के फॉर्म में होता है और आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो, और ये इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है इसके कंटेंट बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है ना, ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको की कनेक्ट किया गया होता है। ठीक है, आपस में कनेक्ट किया गया होता है बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को। तो ये ट्रांजिस्टर्स इस आईसी के कंटेंट्स आपके होते हैं। अब ये जो होता है ये आईसी बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, सेमीकंडक्टर की बनी होती है और सेमीकंडक्टर जैसे कि आपकी सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, बट बेसिकली आपके सिलिकॉन ही यूज होते हैं सेमीकंडक्टर में ज्यादा। जो भी आपके माइक्रो प्रोसेसर है वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इस तरीके से आप स्केच आउट करते जाइए। तो फिजिकली आप अगर आप देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एक आईसी है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक सेमीकंडक्टर चिप है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक सिलिकॉन चिप है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से कोई भी चीज आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये हुआ कि दिस इज द, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक सेमीकंडक्टर चिप। ठीक, तो यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कंप्यूटर के ब्रेन की तरह वर्क करता है। जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, उसी तरीके से ये ब्रेन की तरह वर्क करता है। और ब्रेन, ये जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो एक सिंगल सेमीकंडक्टर चिप पे, वन सेमीकंडक्टर चिप पे जब इसको बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। अब अगर बात करें
कि माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली करता क्या है। ठीक है, ये तो ये हो गया कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट आपके ब्रेन में क्या कैपेबिलिटी होती है। ब्रेन का मतलब है कि वो आपका कंप्यूटिंग भी करता है और डिसीजन भी लेता है। ठीक है, तो इट हैज द कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर कंप्यूट करने की, जैसे कि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो या फिर कहीं पे भी कोई डिसीजन लेना हो, तो इस तरह की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ए प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्रामेबल वर्ड भी आया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता देते ये आईसी तो होता है, लेकिन कैसा आईसी होता है, प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामेबल का मतलब हुआ कि ये आपका, इसके जो कंटेंट्स प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम लोग अपने एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। कभी आप इसको एडिशन के लिए कोई चीज बना सकते हो, शॉर्टिंग करने के लिए बना सकते हो, तो इस तरीके से। तो ये आप एक प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस है दैट इज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, अब ये बात आती है कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो अंडरस्टैंड किसको करता है। तो ये हमेशा जिसको भी अंडरस्टैंड करता है वो केवल बाइनरी नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, मतलब 0 एंड 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर, ये तीन बातें आप लोग को यहाँ पे आज अभी समझ में आ गई होंगी। दिस इज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये एक आईसी के फॉर्म में होता है। कैसी आईसी, प्रोग्रामेबल आईसी, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, या सेमीकंडक्टर बोलिए या फिर सिलिकॉन बोलिए। ठीक, और ये ऑपरेट किस में करता है, ये 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को ऑपरेट करता है। अब नाम को अगर हम लोग देखें, माइक्रो प्रोसेसर का नाम, तो यहाँ से भी यही सारी चीजें बातें निकल के आती हैं। तो देख लीजिए, माइक्रो को अगर हम लोग 2 टर्म्स में करें, इसको ब्रेक करें, तो क्या होगा, एक होगा माइक्रो, एक होगा प्रोसेसर। तो मैक्रो का मतलब हो गया एक्सट्रीमली स्मॉल, क्योंकि ये एक आईसी के फॉर्म में होता है, तो ये बहुत ही स्मॉल होता है। इसका बहुत सारे इसमें इसके कंटेंट आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो बहुत स्मॉल एरिया में ही आपका ये आईसी बन जाता है। और साथ में प्रोसेसर का मतलब क्या हुआ, प्रोसेसर का मतलब होता है कि वो आपका प्रोसेस करेगा डेटा को, वही चीज की कंप्यूटिंग करेगा। ठीक, और प्रोसेस किसको करेगा, बाइनरी नंबर्स को प्रोसेस करेगा, 0 एंड 1, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की ही है। फिर उसके बाद में देखिए कौन कौन से प्रोसेसर होते हैं। तो प्रोसेसर का जो नाम है वो है आपका 8085 प्रोसेसर, 8086 प्रोसेसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंटियम एंड i5, i7। ठीक है, इस तरह के जो इंटेल कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो मैं यहाँ पर ही आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया था। तो वो थी कंपनी इंटेल। तो इंटेल आपकी बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंटेल इज द मेन कंपनी जो कि सबसे ज्यादा प्रोसेसर को पॉपुलर इसके प्रोसेसर हैं। और फर्स्ट टाइम भी इंटेल ने ही इंट्रोड्यूस किया था। जो फर्स्ट आपका माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था वो था आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 40004। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ से कुछ चीजें पता चल गई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक, तो ये देखिए, अब देखते हैं कि साइड द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की जो आईसी होती है उसकी कंटेंट्स क्या क्या चीजें होती हैं। उसकी कंटेंट्स आपका एक तो एलयू होता है, मोटा मोटा हम लोग देख रहे हैं। फिर आगे और भी चीजें देखेंगे कि और जब इसके और एक्सपेंड करेंगे, जब हम इसके आर्किटेक्चर को, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखेंगे कि तो इसके कंटेंट एक एलयू होता है, रजिस्टर्स का एरे होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और डिकोडर यूनिट होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक एलयू का मतलब है आपका अर्थमेटिक, लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लेते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट एंड एरे ऑफ रजिस्टर एंड डिकोडर। अब एक एक बार करके इसका मतलब समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब है कि ये आपका जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि एंड है, और है, एक्सऑर, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करता है। तो जो भी मेन जो प्रोसेसिंग होती है वो एलयू के थ्रू ही होती है। ठीक है, एलयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर विच इज डू द प्रोसेस, मीन्स कि जो अर्थमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो एलयू के ही द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। फिर आपका आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है आपका कि जितने भी आपके ब्लॉक्स होते हैं
वो उसमें सिग्नल करना, सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना, जो भी आपका सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रोवाइड करता है, सारे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, सबको सिग्नल्स भेजता है कि भाई आपको ये क्या करना है, एलयू को कब क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रजिस्टर में कौन सी वैल्यू सेव होनी है, डिकोडर आपको को क्या करना है। तो ये जितने भी कंट्रोलिंग चीजें रहती हैं, एक्सटर्नल चाहे सिग्नल्स आ रहे हो चाहे इंटरनल्स हो, सबको ये एक सिंक्रोनाइजेट करता है और सबको सिग्नल प्रोवाइड करता है आपका कंट्रोल यूनिट। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगर हम लोग बात करें अरे ऑफ रजिस्टर्स की, तो अरे ऑफ रजिस्टर्स होते हैं वो जो इंटरनल आपका डेटा होता है, इंटरनल डेटा होता है जो एक्सटर्नल वर्ड से आपको मिल रहा होता है, उसको ये टेम्पोरली स्टोर करता है ये रजिस्टर। तो अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। जब वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग एक पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा जान सकते हो कि एक रजिस्टर्स एरे होते हैं जहाँ पे टेम्पोररी डेटा को स्टोर किया जाता है काम प्रोसेसिंग करते वक्त। फिर उसके बाद में डिकोडर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो ये डिकोडर होता है, डिकोडर का मतलब है जो भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, जो भी प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो इस डिकोडर यूनिट के थ्रू आपके डिकोड किए जाते हैं कि इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कैसे कैसे ये यूज हो रहा है। तो आपका ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है बाय यूजिंग द डिकोडर यूनिट। तो दिस इज द इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, ये चीजें आपकी होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन आगे। तो ये देखिए, अब आपके माइंड में एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीपीयू का मतलब आपको जैसा कि मालूम ही होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता रही हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर तो मैंने अभी बताया। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक आईसी होती है, एक सिंगल आईसी होती है। उस आईसी के कंटेंट, ये जो सारे कंपोनेंट होते हैं, एलयू, रजिस्टर, एरे, कंट्रोल एंड द डिकोडर, वो एक सेम चिप, एक सिंगल चिप पर ही होते हैं। ठीक है, एक सिंगल चिप पे ही होते हैं। और सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये एलयू, रजिस्टर, एरे, डिकोडर, कंट्रोल यूनिट, वो अलग अलग सेपरेट आईसीज में होते हैं। ये देखिए, अलग अलग सेपरेट आईसीज होती हैं, फिर उसको एक साथ वायर्ड किया जाता है और फिर आपका सीपीयू बनता है। ठीक है, ये सीपीयू बनता है। अगर हम लोग इसकी वर्किंग को देखें, फंक्शनलिटी को देखें, तो अगर हम फंक्शनलिटी को देखते हैं तो दोनों की फंक्शनलिटी सेम है, चाहे वो सीपीयू हो चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों की फंक्शनलिटी सेम है। दोनों ही प्रोसेस करता है डेटा को, दोनों के कंटेंट, ये सब चीजें रहती है। बस इसमें फिजिकली डिफरेंस है। फिजिकली डिफरेंस क्या है कि इसमें अलग अलग सेपरेट आईसीज होती हैं और उसको एलयू की सेपरेट आईसी होगी, रजिस्टर एरे की सेपरेट आईसी होगी, कंट्रोल यूनिट की होगी और डिकोडर यूनिट की एक सेपरेट आईसी होगी, और उन सबको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाएगा और उसको सीपीयू बोला जाएगा। और यहाँ भी क्या है, ये जितने भी होंगे वो एक सिंगल आईसीज में हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, क्योंकि अगर इन सबको एक सिंगल चिप पे बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो आपने देख लिया कि सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर में क्या है। ऑब्वियसली जब आप एक आईसी के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका जो साइज है एज कम्पेरेटिवली सीपीयू काफी लेस होगा। तो ये एडवांटेज है माइक्रो प्रोसेसर की, इसका जो साइज हो जाता है वो सीपीयू के कंपैरिजन में काफी कम होता है, क्योंकि ये आईसी के फॉर्म में होता है। ठीक है, और अगर दूसरी बात देखें कि इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, क्योंकि वो वायर्स नहीं किए गए, ये वायर इसमें निकल सकते हैं और ये वर्क करना बंद कर सकता है, बट इसकी रिलायबिलिटी एज कम्पेयर टू सीपीयू ज्यादा होती है क्योंकि ये आईसी के फॉर्म में है। इसमें पावर कंजम्पशन जो है वो कम लगता है। ठीक है, क्यों पावर कंजम्पशन कम लगता है, क्योंकि ये आपका आईसी के फॉर्म में होता है, तो वायरिंग में जो पावर जाते हैं वो आपका कम होता है, और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी आपके उसी के अकॉर्डिंगली आपके लगते हैं।
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सारे एडवांटेज है माइक्रो प्रोसेसर के जब हम लोग एक सिंगल आईसी में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में ये जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया होगा, और क्या सिमिलरिटी है वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके फंक्शंस चेंज होते हैं। तो इसीलिए कभी कभी कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पे इंटरचेंजेबिलिटी मतलब सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर को चेंज करके भी नाम वाइज बोल दिया जाता है, बट इट हैज सम डिफरेंस जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन कौन से कैसे माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई किया गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला बेस है आपका बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डेटा बस। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका साइज होता है माइक्रो प्रोसेसर का उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, दूसरा है आपका बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, और तीसरा है आपका बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। अगर बेस्ड ऑन द साइज की बात करें तो जैसे कि आपके 4 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। और साथ ही साथ में अभी जैसे चल रहा है वो आपके 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। आगे तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट के मतलब है कि वो 4 बिट को डेटा को प्रोसेस कर सकता है, 8 बिट का मतलब है कि वो 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है, और 16 बिट का मतलब है कि वो 16 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। सिमिलरली 64 बिट का मतलब है कि 64 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल बताऊंगा, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था वो था आपका 4004 इंटेल का, वो आपका 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसी तरीके से 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, वो आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, वो भी इंटेल का ही है। मैं इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर की ही बात कर रही हूँ, तो वो आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। और साथ ही साथ में 16 बिट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर और 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, तो जो आपके 80586, ठीक है 586, और जो पेंटियम प्रोसेसर थे वो आपके 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं। इसीलिए जैसे कि अब 64 बिट की बात करें तो जो आपकी i7 वाली जो सीरीज चल रही है, i3, i5, i7, ये जो प्रोसेसर्स हैं वो आपके 64 बिट के आपके प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये जो जितने भी बेस्ड ऑन द साइज डेटा बस है, इसमें जो डेटा बस लगती है वो 64 बिट की होती है, और ये इस बिट्स के अकॉर्डिंगली इसका प्रोसेसिंग कर सकता है उतने बिट को डेटा को। ठीक है, तो ये हो गया साइज के अकॉर्डिंगली। इसके बाद इसको हम लोग डिटेल में, जब मैं एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बताऊंगी तो इसके वहां पे मैं ये डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर हम लोग बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन बोलें तो बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मतलब जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होता है, और स्पेशल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। अगर हम लोग जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो कंप्यूटर्स में यूज होते हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे कि पेंटियम, और जो हम लोग ने अभी बात की i3, i5, i7, ये सब आपके जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। ठीक है, 8085, ये सब जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में यूज होते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी चीजें कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पावर के हम लोग जैसे यूज करें i7, i3, i5। फिर उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर प्लस मेमोरी और आईओ पोर्ट्स। ठीक है, मोटा मोटा ये समझिए। यहाँ पे आगे जब हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और डिटेलिंग में पता चलेगा, बट यहाँ के लिए इतना अभी आप इतना ही समझ सकते हैं कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसके कंटेंट माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी दोनों ही आपके ऑन चिप होते हैं। ठीक है, ऑन चिप आपके मतलब एक सिंगल चिप में आपके मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर दोनों ही होते हैं। इसके अलावा अदर और भी डिवाइसेस होती हैं जैसे कि आईओ पोर्ट्स और एडीसी या व्हाटएवर, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं देखें तो ये में मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर दोनों ऑन चिप होते हैं, वो माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है। ये जनरली जो होता है वो एम्बेडेड सिस्टम वगैरह में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आपका है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और बहुत सारे हैं, पिक के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, टेक्सास कंपनी के माइक्रो कंट्रोलर। इंटेल की बात करें तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर
दिस इज द बेसिक माइक्रो कंट्रोलर। तो वो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होते हैं। फिर अगर हम लोग स्पेशल पर्पस प्रोसेसर की बात करें कि जो कि आपके सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह में यूज होते हैं, जैसे कि डीएसपी, ये इसका मतलब होता है डिजिटल प्रोसेसिंग प्रोसेसर, ठीक है। तो ये इस तरह के सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज होते हैं प्रोसेसर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसर, ठीक है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये आपके यूज होते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर उसका है बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, जैसे कि इंटरनल में इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड किया गया है। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है सिस, ठीक है। तो रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड द सिस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। इसके बारे में बस आप यहाँ पे मैं छोटा छोटा यही बता सकती हूँ कि रिस्क में आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आपके कम होते हैं, और सिस में क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब का जो भी इंस्ट्रक्शंस कई सारे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल रहते हैं और रिस्क में कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, यहाँ के लिए इतना ही कि आपके बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर को क्लासिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन। तो ऑब्वियसली इट हैज द मैनी एप्लीकेशंस, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर से आप देख के समझ ही गए होंगे कि जैसे कि ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, लैपटॉप्स हैं, ठीक है। जो मेडिकल्स में इक्विपमेंट्स आपके यूज होते हैं वो हैं, आपके इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं उसमें है, यहाँ तक कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर इसमें सब यूज होता है, कीबोर्ड है आपका, है ना, ये आपका माउस है, उसमें अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। इसके अंदर आपका जो जनरल पर्पस लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें जनरल पर्पस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, इसमें आपका माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। वॉशिंग मशीन में इस तरीके से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। आप यहाँ पे देखिए रोबोटिक्स में यूज होता है, ठीक है। ये कार जो आपका आजकल जो आ रही है ऑटोमेटिक कार, उस सब चीजों में आपके ये जो मोबाइल्स है यस उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं माइक्रो प्रोसेसर के जो आपके हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट takes in binary numbers, perform on them arithmetic or logical operation according to the program stored in memory and then produces other number as a result, ठीक है। मतलब कहने का ये है, मैं आगे आपको ये बताती हूँ। कहने का है कि आपका अभी जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस ही किया हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी, ठीक है, आईसी है। कैसी आईसी है? प्रोग्रामेबल, ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रोग्रामेबल आईसी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस करती है डेटा को। ये है आपकी मेमोरी। इस मेमोरी में जो भी प्रोग्राम होता है वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। प्रोग्राम आपका कहाँ स्टोर होता है? इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होता है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, प्रोसेस होना है, वो आपकी मेमोरी में होता है। और जो भी आपको डेटा जिसपे प्रोसेसिंग करनी है वो आपका जो इनपुट डिवाइस होता है वहां पर होता है, ठीक है। और जो भी आपका आउटपुट है, जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से होता है, ठीक। अब ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये हो गया कि माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड सर्किट है दैट टेक्स इन बाइनरी नंबर्स। तो ये जो इनपुट डिवाइस है, इस इनपुट डिवाइस से वो क्या लेता है, और हम लोग ने ये बात कही थी कि ये आपके किसको अंडरस्टैंड करता है? ओनली 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो ये आपका बाइनरी नंबर्स को लेता है। कहाँ से लेगा? वो इनपुट डिवाइसेस से लेगा, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस से बाइनरी नंबर्स को लेगा और लेने के बाद उसको अकॉर्डिंग टू द
परफॉर्म करेगा इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी, जो भी प्रोग्राम आपका मेमोरी में स्टोर्ड है उसके अकॉर्डिंगली लॉजिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, या फिर कह सकते हैं कि प्रोसेस करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी, उसके अकॉर्डिंगली। मान लीजिए कि यहाँ पे ऐड स्टोर है, तो ऐड ये प्रोग्राम से ये इंस्ट्रक्शन लेगा ऐड को, और इस जो नंबर यहाँ से मिले हैं उस पे एडिशन को परफॉर्म करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट पे प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली आपका ये प्रोसेस करता है। ठीक है, ये प्रोसेस करता है। तो आगे इसी को और एडिटली मैंने लिखा हुआ है तो आपको बता देती हूँ। तो देखिए, प्रोग्रामेबल का मतलब क्या हुआ? प्रोग्रामेबल का मतलब हुआ कि हम चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो जिससे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर मैनिपुलेट द डेटा इन अ डिफरेंट वेज। मतलब कि आप चाहते हो कि ऐड करें तो ये प्रोग्राम में, अगर हमने बनाया एडिशन का प्रोग्राम तो वो एडिशन करेगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करेगा, अगर हम मान लीजिए सॉर्टिंग करना चाहते हैं नंबर्स की वो करें, तो आप जैसे भी वे में उसको वर्क कराना चाहते हो उस तरीके से उस प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके लोड कर देंगे तो वो आपका उस तरीके से वर्क करने लगेगा। तो हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम कर सकते हैं। फिर अगर यहाँ पे देखिए तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज ए सम इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, सम इंस्ट्रक्शंस आपके होते हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन द डेटा इट रिसीव डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन सप्लाइड इन अ गिवन प्रोग्राम। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके प्रोग्राम में होता है, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपका परफॉर्मेंस देता है। तो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होता है? प्रोग्रामेबल होता है। प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे इतना ही समझ सकते हैं आप कि हम इसके प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वे ऑफ इसको डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग ने लिखा था टेक्स्ट इन, मतलब कि ये जो भी डेटा आपका है माइक्रो प्रोसेसर में वो कहीं ना कहीं जिसको मैनिपुलेट करना है वो कहीं ना कहीं से आएगा समवेयर। तो वो कहाँ से आएगा? आपका इनपुट डिवाइसेस से आएगा। ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस से आएगा, और ये दीज डिवाइसेस दे ब्रिंग डेटा इनटू द सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं वहां से आपका डेटा आएगा। इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ? जैसे कीबोर्ड, माउस, स्विचेस। ठीक है, स्विचेस, सेंसर्स भी हो गए। ठीक है, जो सेंसर्स आप लोग यूज करते हो वो सेंसर्स आपके हो गए, कीबोर्ड, माउस, बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे वेबकैम है। और जैसे मैं अभी पेन टैब का यूज कर रही हूँ तो पेन टैब वहां पे सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, पेन टैब है, तो यहाँ से ये इनपुट जा रहा है। ये सब चीजें क्या है? वो आपकी ये सब चीजें आपकी इनपुट डिवाइस है जहाँ से आपका आउटसाइड वर्ल्ड से डेटा आता है। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर में एक ALU होता है जो कि ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? बताया ही मैंने आपको कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, एक्स्ट्रा। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है एंड, और, एक्सऑर, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, एक्स्ट्रा। जो भी होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आप यूज कर रहे हो, उसमें उसके ALU में कौन कौन से फंक्शंस हैं। बट अगर बेसिकली देखें तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? मेमोरी में स्टोर होते हैं। प्रोग्राम कहाँ होते हैं? मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो जब भी हम प्रोग्राम को इंटर कराते हैं कंप्यूटर में, इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं कि कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम स्टोर होता है। नो, प्रोग्राम इज नॉट स्टोर्ड इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वो आपका स्टोर होता है मेमोरी में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मेमोरी में आपका प्रोग्राम स्टोर होता है। तो जब भी आपका माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन,
एग्जीक्यूट करता है वो इंस्ट्रक्शन को, तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके कहाँ मेमोरी में ही रहते हैं। ठीक है, उस मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है एक टाइम में और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये आपकी मेमोरी है। ठीक है, इस मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं ऐसे करके। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को नीड होती है प्रोग्राम की, तो वो आपकी इस मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में लेता है और इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो हमेशा प्रोग्राम आपका मेमोरी में स्टोर होता है। तो माइक्रो टेक्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। फिर नेक्स्ट आता है प्रोड्यूसेस। तो बताइए कि जो भी रिजल्ट आता है वो आपका आउटपुट पे डिवाइस पे प्रोड्यूस होता है। तो आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर्स, एलईडीज, एलसीडी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये सब जो होते हैं वो आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे कि अभी आप लोग जैसे देख रहे हो ये वीडियो, तो वो जो आपका डिस्प्ले हो रहा है वहां पे वो किसका यूज हो रहा है, मॉनिटर का यूज हो रहा है। जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब भी वहां पे ये जो चीजें मुझे डिस्प्ले होके आ रही है वो मॉनिटर पे हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो दिस इज द आउटपुट डिवाइस। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके बाद में उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे हम एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर अकेला कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमें इंटरफेस क्या करना पड़ेगा, मेमोरी को करना पड़ेगा, इनपुट डिवाइसेस को करना पड़ेगा और आउटपुट डिवाइसेस को करना पड़ेगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर में जो डेटा आपका कम्स होता है वो कहाँ से आता है, इनपुट डिवाइसेस से आता है। और जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, आउटपुट डिवाइसेस पे होता है। और जो भी प्रोग्राम जो स्टोर होता है वो कहाँ होता है, आपका मेमोरी में स्टोर होता है। डेटा भी स्टोर हो सकता है मेमोरी में, बट बेसिकली हम लोग जो इनपुट डिवाइसेस के अलावा मेमोरी में भी डेटा स्टोर हो सकता है। तो जो बेसिकली जो प्रोग्राम है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस इसमें यूज होंगे प्रोग्राम में, वो आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कैसे वर्क कर रहा है, इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस देम अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एंड डिस्प्ले ऑन द आउटपुट। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम वर्क करता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम या फिर इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीपीयू पढ़ा था। ठीक है, सीपीयू पढ़ा था, तो जो पहले सिस्टम थे आपके कंप्यूटर सिस्टम, उसमें सीपीयू का यूज होता था। मतलब कि इसके जो एएलयू जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, एएलयू, वो अलग अलग सेपरेट आईसी होती थी वो यहाँ पे। तो जब हम सीपीयू की प्लेस पर माइक्रो प्रोसेसर को यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, वैसे इन जनरल हम लोग कंप्यूटर बोल देते हैं क्योंकि आज के कंप्यूटर्स में तो माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, नॉट ए सीपीयू। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है, बट इन जनरल बोल देते हैं, बट एक्चुअली इज ए माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट वर्ड इज अ माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि हम लोग ने सीपीयू को किससे रिप्लेस कर दिया है, माइक्रो प्रोसेसर से रिप्लेस कर दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेशन। दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अगर हम लोग इस पिक्चर को और एक्सपेंड करें, ठीक है, जो हम लोग ने प्रीवियसली देखा था ये वाला, ठीक है, इसको और करते हैं एलुब्रेट कि ये माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस पार्ट्स को दिखा दिया, एएलयू, रजिस्टर अरे, कंट्रोल यूनिट, इसको मैं डिकोडर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ये डिकोडर। ठीक, और ये आईओ डिवाइसेस हो गए, ये आपकी मेमोरी हो गई। मेमोरी में आपकी दो तरह की मेमोरीज लगी रहती हैं इसमें, एक तो रोम लगी होती है, एक तो रैम लगी होती है। रोम जो होती है वो आपको जैसा कि मालूम ही है, नहीं मालूम तो मैं बता दे रही हूँ कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, एंड द रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मैं जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि मोस्टली सबको मालूम होगा, तो टाइम वेस्ट करने से मैंने नहीं है, फायदा नहीं है। तो रॉम का मतलब हो गया कि रॉम जो बेसिकली जो आपका यूज होता है जनरली, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो रॉम में आपके रखे जाते हैं। ठीक है, और रैम में बेसिकली डेटा जो होता है खाली वो आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल रूल बिल्कुल फिक्स नहीं है, बट बेसिकली जो रॉम होता है वो प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और रैम जो होता है वो डेटा को के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ये जब हम इतनी देर से बोल रहे हैं कि ये डेटा लेगा मेमोरी से, या प्रोग्राम लेगा मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेगा, ये डेटा लेगा आईओ डिवाइसेस से और प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे, तो इसको कम्युनिकेशन करना होगा। तो जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो चीज का यूज होता है वो क्या होती है, सिस्टम बस। क्या होती है, सिस्टम बस, जिसके के थ्रू हम लोग आईओ डिवाइसेस एंड मेमोरी से कम्युनिकेशन माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो कम्युनिकेट करता है। वो हो गई मिस्टर। तो आगे देखते हैं कि सिस्टम बस क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बस स्ट्रक्चर। तो पहले तो देख लेते हैं कि बस क्या हुई। तो बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स, ठीक है, विच कैरी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेस और डेटा और कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी चीज मैं और बता देती हूँ कि जो आपकी मेमोरी होती है, जैसे आगे फिर से बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ कि जो मेमोरी होती है वो हम लोग यहाँ पर जो यूज करते हैं मेमोरी को, वो बाइट वाइज मेमोरी को यूज करते हैं, बाइट वाइज मेमोरी को यूज करते हैं। और हर मेमोरी में, कोई भी मेमोरी हो, उस मेमोरी में एक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये मेमोरी है, इसका एक मिनट, और हर एक लोकेशन पे ये आपका क्या हुआ, एड्रेस, ये है आपका एड्रेस, या आप बोल सकते हैं लोकेशन। ठीक है, एक आपका एड्रेस होता है और दूसरा आपका इसके कंटेंट होता है, जो भी इसके कंटेंट लिखा हो, इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन, तो एक कंटेंट्स होता है और एक इसका एड्रेस होता है हर मेमोरी पे। और जो मेमोरी हम लोग यहाँ पे यूज करें वो बाइट वाइज है, मतलब एक लोकेशन पे 1 बाइट केवल स्टोर होता है। ठीक है, 1 बाइट का डेटा स्टोर होता है। 1 बाइट मतलब 8 बिट। कोई भी मेमोरी हम लोग यहाँ पे ऐसी मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बहुत ज्यादा ये चीजें यूज आएंगी कंसेप्ट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात। तो आगे बढ़े और देखते हैं। तो मैंने बता दिया कि दो चीजें होगी, एक तो क्या होगी एड्रेस और एक क्या हो गया आपका डेटा। ठीक है, यहाँ पर जब भी मैं मेमोरी में स्टोर होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों ही प्रोग्राम स्टोर होते हैं। तो जो आपका कंटेंट्स में डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही हुए, तो वहां पे मैं यहाँ पे दोनों के लिए ही, चाहे वो डेटा हो चाहे इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं डेटा बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी के लिए तो डेटा ही है, इसीलिए। ठीक है, तो आपने देखा कि जो मेमोरी होती है उसमें आपका एड्रेस और कंटेंट्स दो चीजें होती है। सिमिलरली इनपुट से जो इनपुट पे जो ऑपरेशन आ रहे हैं वो हो गया, जो वैल्यूज आ रही है वो हो गया। इसके साथ साथ इनपुट डिवाइसेस का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस का भी एड्रेस होता है। सिमिलरली आउटपुट डिवाइसेस हैव आल्सो सम एड्रेस। ठीक है, तो एवरी वन हैव ए एड्रेस, और साथ ही साथ में इसके कंटेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट क्या, किस पे ऑपरेट, क्या नंबर्स आ रहे हैं, आउटपुट पे क्या मिला, वो सारी चीजें, और मेमोरी की कंटेंट क्या स्टोर है और साथ ही किस लोकेशन पे स्टोर है। तो ये दो चीजें सब में रहती हैं। तो आपका जो बस, ठीक है, बस क्या करती है, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होती है। जो बस एड्रेस को स्टोर करती है, जो बस एड्रेस को कैरी करती है, उसको क्या बोलते हैं, एड्रेस बस। जो बस डेटा को स्टोर करती है उसको क्या बोलते हैं, डेटा बस। ठीक है, उसको डेटा बस बोलेंगे। और जो बस कंट्रोल सिग्नल को स्टोर करती, कंट्रोल सिग्नल मतलब कि जैसे कि अभी मैं बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, जैसे कि रीड है, राइट सिग्नल्स, इस तरीके के और भी प्रोसेसर में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। तो वो जो सिग्नल्स को जो कंट्रोल करती है, उनको कंबाइंड फॉर्म में इसको कैरी करती है, वो बोलते हैं आपके कंट्रोल सिग्नल्स।
तो इसी तरीके से, तो इसीलिए बस जो मेनली 3 टाइप्स की हो गई, एक हो गई एड्रेस बस, एक हो गई डेटा बस और एक होगी कंट्रोल बस। अब देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो आप देखिए ऑल द जो एड्रेस होता है वो आपके कहाँ से चलता है, माइक्रो प्रोसेसर का कोई एड्रेस नहीं होता है। यहाँ से आपका एड्रेस किसका होता है, मेमोरी का या इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का। तो ऑलवेज एड्रेस बस की डायरेक्शन क्या होती है, एड्रेस बस की डायरेक्शन होती है माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी या फिर इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, मतलब मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर से आपका मेमोरी और आईओ डिवाइसेस की तरफ आपका होता है एड्रेस बस का डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये आपका जो एड्रेस बस होती है वो क्या होती है, आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है, केवल एक ही डायरेक्शन होता है, विच इज द माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और आईओ डिवाइसेस की तरफ। सिमिलरली अगर डेटा बस की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन में वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए ये बना हुआ है डायरेक्शन, ये आपकी डेटा बस है, ये थी आपकी मेमोरी एड्रेस बस। जो डेटा बस होती है वो देखिए दोनों डायरेक्शन में जाएगी, आपकी मेमोरी से डेटा रीड भी किया जाएगा और मेमोरी पे डेटा राइट भी किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में डेटा का मूवमेंट होता है। इसी तरीके से आपका जो इनपुट होंगी वो आईओ डिवाइसेस होंगी। अगर इनपुट है तो इनपुट से डेटा आपका माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। ठीक है, अगर आउटपुट है डिवाइस तो माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइसेस में जाएगा। ठीक, तो जो डेटा बस होती है वो आपकी दोनों ही डायरेक्शन में होती है। तो इसमें आपका जो होगा वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और आईओ डिवाइसेस दोनों में जाएगा और मेमोरी टू आईओ डिवाइसेस इसमें भी आएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली जो कंट्रोल बस होती है वो भी आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। तो कुछ जो होती है उनकी डायरेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ होती है और कुछ जो कंट्रोल बस में जो सिग्नल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन इसके वाइस वर्सा होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप के बस स्ट्रक्चर होती है जिसके की कम्युनिकेशन होता है किसका, एड्रेस का, डेटा का एंड द कंट्रोल बस का। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पे आ गए हैं हम लोग स्टेज पर, जहां पे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि व्हाट इज द फंक्शनल ब्लॉक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, कैसे माइक्रो प्रोसेसर का फंक्शनल ब्लॉक वर्क करता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है ये देखिए कि ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पे ये आपका आईओ डिवाइसेस है, ये इनपुट, ये आपका आउटपुट, ये आपकी मेमोरी। ठीक है, तो इसके ऑपरेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया है। यहाँ पे आपका ये माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है, ये क्या है, ये पूरा आपका ये माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे ये मेमोरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी के कंटेंट आपकी 2 चीजें होंगी, एक तो आपका एड्रेस होगा। तो ये आपका जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज द 16 बिट एड्रेस, ये एड्रेस हो गया। और जो यहाँ पर ये है ये आपका यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसके कंटेंट, डेटा जो होगा वो यहाँ पे इसके कंटेंट्स होता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को और एलुबरेटरी देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंटेंट, हाँ, एलयू होता है, एक फ्लैग रजिस्टर होता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है, रजिस्टर एरे होता है, ये हमने ध्यान दिया ही था, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग यूनिट होती है। इसके अलावा आपका होता है प्रोग्राम काउंटर या फिर आईपी मतलब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो एलयू तो आपको पता ही है क्या काम करता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मैं बेसिकली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये नहीं मालूम है कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है और प्रोग्राम काउंटर एंड आईपी क्या होता है। ठीक है, पीसी क्या होता है। तो देख लेते हैं फ्लैग रजिस्टर क्या होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, वो एलयू के साथ ही आपका एसोसिएटेड होता है जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, 2 बिट का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपने 11 और 10 लिखा, ये 2 नंबर्स हैं, इनपुट में आपको मिले हैं ये दोनों नंबर्स। तो ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको जब ऐड करेंगे, हम लोग एडिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। एलयू जो होता है वो एडिशन, मान लीजिए कि एडिशन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1 और 11 का ये 10। ठीक है, तो ये आपका आया, ये आपकी यहाँ पे एक कैरी जनरेट हुई। ठीक है, तो ये जो कैरी आपकी इंडिकेट करने के लिए आपका कुछ फ्लैग्स बनाए गए।
जो कि आपके उस कैरी को इंडिकेट करेगा। सिमिलरली आपकी कैरी होती है, उसी तरीके से जीरो फ्लैग होता है, ठीक है, उसी तरीके से आपका जीरो फ्लैग होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती है। मैं इरेजर लेके इसको मिटा देती हूँ, आपका इरेजर लेके इसमें मिटाती हूँ और आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्लैग रजिस्टर क्या है आपका? फ्लैग रजिस्टर जो है, पेन, लेट मी चूज ए पेन। तो ये देखिए, फ्लैग रजिस्टर में बेसिकली आपका ये फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि आपके सेट और रीसेट होते हैं, रीसेट होते हैं अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ ALU, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ ALU। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि हमने 10 एंड 11 को ऐड किया, तो आपका आ गया 0 और ये 1, ये कैरी फ्लैग आ गया, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट हुआ, जो भी जहां पे भी जिसमें रिजल्ट स्टोर होना होगा स्टोर होगा। ये जो कैरी फ्लैग है, वो कैरी फ्लैग आपका अब अगर आ रहा है कैरी, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, उससे एसोसिएटेड जो फ्लिप फ्लॉप होगा वो सेट हो जाएगा। अगर कैरी नहीं आ रही है रिजल्ट में ALU के बाद, तो कैरी फ्लैग आपका रीसेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर जीरो ऑपरेशन जो आया, वो मान लीजिए कि आपने 11 एंड 11 को सब्ट्रैक्ट किया सपोज, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किया तो रिजल्ट आपका 0 आ गया, तो 0 आएगा तो जीरो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से ये जो फ्लैग्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जो कि ALU के ऑपरेशन के बाद सेट या रीसेट होते हैं, डिपेंड अपॉन दीज रिजल्ट, ठीक। तो ये हर ALU में होता है। इसी तरीके से अब अगर हम लोग बात करें प्रोग्राम काउंटर की, ये तो आप लोगों को पता ही है, बता ही चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो इसको भी फिर से रिपीट नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है PC एंड IP, ठीक है, PC एंड IP। तो मैं इसका पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ। PC का मतलब है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना, प्रोग्राम काउंटर। और IP का मतलब है, या फिर IP का मतलब है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर होता है, इसका वर्क क्या होता है? ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होता है, ठीक है, उसके एड्रेस को स्टोर करता है। आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझो। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये आपका एड्रेस को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? एड्रेस को स्टोर, किसके एड्रेस को स्टोर करता है? जो भी प्रोग्राम आपका फेच होने वाला होता है, तो इट स्टोर द एड्रेस next program to be executed या to be fetched, next instruction to be fetched, next instruction to be fetched, next यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, next instruction to be fetched। जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होने वाला होता है, उसको ये प्रोग्राम काउंटर स्टोर करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन है, तो ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होने वाला है मेमोरी में, ठीक है। तो इसको जो फेच होने वाला है, तो इसका जो एड्रेस है इस मेमोरी का, वो एड्रेस इस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। सिमिलरली इस अनदर नेम इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, इसीलिए इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं। तो वी कैन ऑल्सो से दिस कि it is points to the next instruction to be fetch, ठीक है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का क्या है। सम माइक्रोप्रोसेसर हैव ए नेम ऑफ दिस इज प्रोग्राम काउंटर एंड सम माइक्रोप्रोसेसर हैव ए नेम ऑफ द IP। तो दोनों चीजें सेम ही होती हैं, अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर में अलग अलग नाम से दिए रहते हैं। सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर एक और नाम होता है फ्लैग रजिस्टर का, स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, ठीक है, किसी में स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। तो प्रोग्राम काउंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में ले जाने के लिए। और प्रोग्राम काउंटर ये क्या होता है कि जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, फेच हो जाता है, उसके बाद में प्रोग्राम काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है। इट इज इंक्रीमेंटेड बाय
इंक्रीमेंटेड बाय 1। ठीक है, जैसे ही 1 हो जाएगा वैसे ही 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से वो आपका इंक्रीज होता रहता है जब तक कि लास्ट इंस्ट्रक्शन ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने फेच वर्ड यूज किया है, तो आपको ये भी बता देती हूँ कि फेच का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इरेज कर देती हूँ और आपको ये बताती हूँ कि फेच का मतलब क्या है। तो फेच का मतलब थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो ये देख पेन ले लेती हूँ। तो फेच का मतलब है आपका कि फेच का मतलब सिंपल यही है कि ये आपका जो मेमोरी है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को रीड करना। ठीक है, मेमोरी से, इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म में हम लोग ये बोलते हैं, मेमोरी से रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, फ्रॉम मेमोरी, इसको फेच बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, फेच बोलते हैं। जब भी हम इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं मेमोरी से, माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, उसको क्या बोलते हैं, फेच बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आपको ऑपरेशन समझाती हूँ कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर वर्क। आपको समझ में आ गया, हर एक ब्लॉक्स की वर्किंग यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्टअप करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो ये आपका पीसी है, ये जो पीसी है वो आपका एड्रेस को जनरेट करता है। ठीक है, एड्रेस को जनरेट करता है जहां से उसे फेच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो पीसी है वो एड्रेस को जनरेट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रोग्राम काउंटर जनरेट द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। ठीक है, तो मैं एक वो ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में आपका क्या हुआ, इसके बाद में जो आपका प्रोग्राम काउंटर पहले क्या करता है, एड्रेस को जनरेट करता है। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि इसने 2000 एड्रेस को जनरेट किया। अब ये जो 2000 एड्रेस था वो आपका प्रोग्राम काउंटर पर आपका यहाँ पर 2000 ये जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू। जो एड्रेस बस होता है ये 2000 इस एड्रेस बस के थ्रू जाएगा और मेमोरी में पहुंचेगा। ठीक है, मेमोरी पहुंचेगा तो यहाँ से वो आपके इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब इस एड्रेस पे पहुंचेगा तो जो डेटा बस होती है उस डेटा बस के थ्रू यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि ऐड स्टोर था। ठीक है, तो ये डेटा बस के थ्रू ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर में अंदर यहाँ पे डिकोडर के साथ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको डिकोडिंग यूनिट को सेंड करेगा जहां पे ये डिकोड करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है। तो इसे डिकोड किया कि ये जो इंस्ट्रक्शन ऐड है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इसे और हाँ एक और बात मैं बता दूं कि इस तरह से ऐड नहीं लिखा रहता है, ये बाइनरी के फॉर्म में लिखा रहता है। जो भी आपके इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं या माइक्रो प्रोसेसर समझ रहा है या फिर मेमोरी में, मैंने आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पे ऐड लिख दिया है, बट कुछ बाइनरी के फॉर्म में कोड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी नंबर। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी किसके फॉर्म में होते हैं, बाइनरी के फॉर्म में होते हैं, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। बट आई एम फॉर द एक्सप्लेनिंग आई एम रिटन हियर द ऐड। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे ये आया आपका और ये आपका ऐड इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग यूनिट में आएगा। तो ये इसको डिकोड करेगा कि इसका मतलब क्या है, एडिशन करना है, कहाँ एडिशन कर रहा है, कितना टाइम लेगा एडिशन करने में, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पे डिकोड करेगा। कितने बाइट कंस्ट्रक्शन है, ऑल द थिंग। फिर ये जो है, तो ये आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका यहाँ से कवर अप होता है कि मेमोरी विल देन सेंड द इंस्ट्रक्शन कोड एंड डेटा थ्रू द डेटा बस, और फिर उसके बाद डिकोडिंग। तो मैं अभी इसको ये देखिए, तो ये आपका थर्ड पॉइंट आपका आ गया कि द इंस्ट्रक्शन कोड्स आर डिकोडेड बाय द डिकोडर एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल यूनिट। अब क्या करेगा, डिकोड करने के बाद
ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट को सेंड करेगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट फिर क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट आपका एलयू को कहेगा और जो अदर पार्ट्स हैं रजिस्टर वगैरह उसको देगा कि भाई इस डेटा को एडिशन करना है, इसको तुम प्रोसेस करो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पॉइंट इज द आफ्टर receiving the information, the control unit sends control signal to all the parts of the microprocessor। कौन कौन से पार्ट, मतलब ALU, रजिस्टर अरे, फ्लैग रजिस्टर और ऑब्वियसली प्रोग्राम काउंटर को भी देता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर को भी देता है कि भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको लेना है। तो ये सबको आपका देगा पार्ट्स आपके माइक्रोप्रोसेसर को कि विद द प्रॉपर टाइमिंग, और ये जो टाइमिंग प्रॉपर टाइमिंग के साथ परफॉर्म हो। ठीक है, कि एक क्लॉक होती है हर एक माइक्रोप्रोसेसर को जो कि इसको सिंक्रोनाइज करके रखती है। ठीक है, तो माइक्रोप्रोसेसर है जो क्लॉक ड्रिवन डिवाइस। ठीक है, क्लॉक के थ्रू ही ये सारी चीजें डिवाइस होती है और उसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो विद द प्रॉपर टाइमिंग टू परफॉर्म द टास्क इज फाइंड द इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इंस्ट्रक्शन में क्या टास्क परफॉर्म करने को कहा हुआ है, ऐड, तो उस ऐड को ये परफॉर्म करेगा बाय यूजिंग द ALU और उस रजिस्टर वगैरह में स्टोर कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि फिर देखिए ये आपका हो गया डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर फॉर प्रोसेसिंग बाय ALU। फिर उसके बाद जितने भी आपके कंट्रोल सिग्नल होंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर आपके जनरेट होंगे और उसके हिसाब से फर्दर वर्क होगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो माइक्रोप्रोसेसर है वो आपका कैसे वर्क कर रही है, तीन चीजें कर रही है। एक तो वो आपका देखिए यहाँ से जो डेटा को ले रही है इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड कर रही है। देखिए यहाँ से ये जो आपका पार्ट है उसमें क्या कर रही है, ये इंस्ट्रक्शन से ये प्रोग्राम काउंटर जनरेट किया, फिर उसके बाद ये एड्रेस बस के थ्रू गया और यहाँ से इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर में आया। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको क्या बोलेंगे, फेच। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड करती है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इसको क्या बोलेंगे, फेच। ठीक है, फेच। और फिर उसके बाद में ये आते हैं, ये डिकोडर यूनिट के थ्रू ये डिकोड होता है। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, डिकोड। फिर उसके बाद में ALU में कंट्रोल यूनिट में आती है और उसके बाद ALU में इसको जो भी स्पेसिफाई ऑपरेशन होता है परफॉर्म करता है, वो क्या हो गया आपका, उसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन। तो एवरी माइक्रोप्रोसेसर वो आपका किस तरीके से आपका वर्क करेगा, रीड करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम मेमोरी, इंटरप्रेटेट करता है मतलब डिकोड करता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये जो साइकिल्स हैं वो माइक्रोप्रोसेसर में यूज होती हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ये इनिशियली 3 ऑपरेशंस हैं जो माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म करता है और ये हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हो, क्योंकि मेमोरी जो है आपकी ये मेमोरी है, ये जैसे ये मेमोरी है, इस मेमोरी में आपका एक इस पे कई सारे इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए ये ऐड स्टोर हुआ, फिर मूव स्टोर हुआ, इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है मेमोरी में। तो ये एक एक इंस्ट्रक्शन को उठाता है और हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जो 3 ऑपरेशन है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, वो परफॉर्म करता है। पहले इंस्ट्रक्शन के लिए किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन के लिए करेगा सेम ऑपरेशन, ये तीनों ऑपरेशंस, फिर तीसरे के लिए जब तक करता रहेगा जब तक कि पूरा प्रोग्रामिंग की एंड ना आ जाए। जैसे ही प्रोग्रामिंग का एंड आएगा तब आपका इसका प्रोसेस रुकेगा। तो दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यू अंटिल ऑल इंस्ट्रक्शन आर परफॉर्म। जो भी आपके प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जब तक आपके परफॉर्म नहीं हो जाएंगे तब तक ये आपका एग्जीक्यूशन करता रहेगा। तो ये आपका बेसिकली होता रहेगा जब तक लास्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का ना आ जाए, फेच, डिकोड एंड द एग्जीक्यूट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि इतनी देर से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि जो माइक्रोप्रोसेसर है
वो किसको अंडरस्टैंड करता है, 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो जो 0 और 1 के फॉर्म में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं माइक्रोप्रोसेसर जिसको अंडरस्टैंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो और हर एक माइक्रोप्रोसेसर में, जितने भी माइक्रोप्रोसेसर आप यूज करेंगे, हर एक माइक्रोप्रोसेसर में एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्पेसिफाइड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसके फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो देख लीजिए, तो माइक्रोप्रोसेसर कम्युनिकेट इन द बाइनरी नंबर 0 and 1. The microprocessor has a fixed set of instruction in the form of binary patterns called machine language. For example, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में आपका है 0 0 1 1 1 1 0, जिसका की मतलब क्या है, इसका मतलब है इंक्रीमेंट द नंबर इन द रजिस्टर कॉल्ड द एक्यूमुलेटर। इसका मतलब है कि अगर शॉर्ट में आप समझो तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट करना, लेकिन ये ऐसे इंक्रीमेंट के इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में नहीं होता, वो इस तरीके से बाइनरी के फॉर्म में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। फिर आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस फिट पैटर्न को अगर हम मेमोरी में इंटर कराना चाहें, जैसे 0 0 1 1 ऐसे 1 1 0 के फॉर्म में, तो हम इसको डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में यूज करते हैं। बाइनरी की में लिखने के बजाय हम इसको हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिख करके यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 0 0 1 1 1 1 0, तो ये बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 का ग्रुप बना लीजिए और फिर लिखिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो 3C ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लेके इसको इंटर कराते हैं, क्योंकि बाइनरी के फॉर्म में लिखने पर आपका वो करेक्टर लिखने में गलती हो सकती है बिट पैटर्न्स को, इसीलिए ऐसे यूज करते हैं। अब आ जाती है बात असेंबली लैंग्वेज की। बट लेकिन क्या है कि जो हम लोग हेक्साडेसिमल में भी इंटर करें तब भी ये प्रोग्रामर के लिए हेक्साडेसिमल में भी करें, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्रामर। मतलब हमारे लिए, जो हम प्रोग्रामर हैं, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि हम हेक्साडेसिमल के फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शंस को याद रखें। भाई प्रोग्राम तो हम लिखेंगे ना कि हमें क्या करना है, तो हमें इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी इसके में करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ नेमोनिक्स कोर्स बनाए गए इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, कोर्स बनाए गए जो कि आपके नेमोनिक्स कहलाए। ठीक है, क्या कहलाए, नेमोनिक्स कहलाए। उसको उसके फॉर्म में जो लैंग्वेज बनी वो क्या कहलाया, आपका असेंबली लैंग्वेज, जो कि मैं अभी लिख के आपको दिखाती हूँ। तो क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर व्हाट ए प्रोग्राम रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी प्रोग्रामर को। तो ये क्या किया गया, तो ईच कंपनी डिफाइंस ए असेंबली कोड फॉर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अलग अलग कंपनियां अपने अपने जो भी माइक्रोप्रोसेसर मैन्युफैक्चर किए उसके लिए कुछ कोड डिफाइन किए, जिसको कि क्या कहा गया, नेमोनिक्स कहा गया। ठीक है, नेमोनिक्स कहा गया। और इस नेमोनिक्स के फॉर्म में जो द नेमोनिक फॉर ईच इंस्ट्रक्शन यूजुअली ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, कैसे होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं दैट सजेस्ट द ऑपरेशन परफॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि ये आपका दिया हुआ है 1 1 0 0 0। ठीक है, मतलब ये लिख देती हूँ साइड में 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आपका बाइनरी फॉर्म में इसका हेक्साडेसिमल में देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 80H। ठीक है, इसको एक एब्रिविएशन दिया गया, कोड्स एड बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है एड बी का मतलब है आपका कि एड रजिस्टर बी। ठीक है, इसका मतलब है ए के कंटेंट, एक्यूमुलेटर का कंटेंट बी के कंटेंट से ऐड होगा और ऐड होने के बाद रिजल्ट आपका कहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो ये एडिशन के लिए यूज होता है। तो इस तरीके के इंग्लिश अल्फाबेट के फॉर्म में आपके लेटर्स के फॉर्म में नेमोनिक्स कोड्स दिए गए, उस कोड से जो आपकी लैंग्वेज बनी उसको बोला गया असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज आर कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट। हाँ,
ये आपको ध्यान में रखना है कि जो असेंबली लैंग्वेज है या फिर मशीन लैंग्वेज है बोथ आर द मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आज आप यूज कर रहे हो A085 माइक्रो प्रोसेसर, फिर उसके बाद मान लीजिए कि आप जो आपने कोड A085 माइक्रो प्रोसेसर पे लिखा है, अगर हम चाहें कि उसको 6800 माइक्रो प्रोसेसर पे चलाएं तो वो आपका नहीं हो सकता। इसी तरह से आपका उल्टा भी, ठीक है। तो दोनों ही चीजें आपका, इसीलिए जिस मशीन के लिए, जिस माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो असेंबली लैंग्वेज है, वो प्रोग्राम उसी असेंबली लैंग्वेज, उसी माइक्रो प्रोसेसर पे आपका रन होगा, ठीक है, दूसरे माइक्रो प्रोसेसर पे नहीं होगा। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो आपकी मशीन डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज। फिर उसके बाद है हम लोग देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? आपकी जो भी दोनों जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है, बोथ आर द लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज के में आती हैं। अच्छा, अभी मैंने डिस्कस किया है कि इट डिपेंड्स ऑन द मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं। फिर उसके बाद इसका एडवांटेज देखिए, तो क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज है कि ये अगर हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, देखिए मशीन में तो कर नहीं पाएंगे, हम लोग करेंगे कि इसमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है या मशीन लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है, उसकी जो स्पीड होती है, एग्जीक्यूशन स्पीड काफी हाई होती है। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरा एडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर लेस मेमोरी स्पेस फॉर स्टोरिंग द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम हम स्टोर करते हैं वो बहुत कम स्पेस लेता है अगर हम लोग असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आप करते हो तो, ठीक है। तो दिस इज द बिग एडवांटेज बाय यूजिंग द लो लेवल लैंग्वेज फॉर द प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद में आप देखिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि दिस इज द मशीन डिपेंडेंट होता है। तो जब भी कोई नया प्रोसेसर आता है तो हमें एक नई असेंबली लैंग्वेज लर्न करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम क्या है? एवरी टाइम फॉर ए न्यू प्रोसेसर लर्न न्यू असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो न्यू लैंग्वेज हमें याद लर्न करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लो लेवल लैंग्वेज के लिए, बट इसकी जो एडवांटेज है उसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि आपका C++, पाइथन जो अब जनरली आप लोग यूज करते हो, दिस इज द हाई लेवल, और ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए कि 8085 प्रोसेसर पे जो प्रोग्राम लिखा, वही प्रोग्राम आप 6800 के लिए भी यूज कर सकते हो। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी हाई लेवल जो माइक्रो प्रोसेसर्स में जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपकी दोनों लैंग्वेजेस में होती है, हाई लेवल में भी होती है और लो लेवल में भी होती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये लो लेवल पे आपकी जो स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड हाई होती है और आपका ये लेस स्टोरेज टाइम, लेस स्पेस लेता है मेमोरी का। इस वजह से आपका लो लेवल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा एडवांटेज है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि वहां पर हमसे अलग अलग के लिए अलग अलग यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आगे, तो दोनों ही C वगैरह भी यहाँ पे यूज होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में। तो इसमें आपका क्या हुआ कि ये इसमें फायदा है, एडवांटेज इसका कि नो नीड एवरी टाइम लर्न न्यू लैंग्वेज फॉर ए न्यू प्रोसेसर। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि टेक्स द मोर स्पेस एंड लो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है। तो इसीलिए जो आपके इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपका सैटेलाइट वगैरह में यूज कर रहे होते हैं, या ऐसा जहाँ पे स्पीड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि स्पीड अच्छा हो और स्पेस बहुत लाइट वेटेड की जरूरत है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है बहुत क्रूशियल जगहों पे, तो वहां पर फिर लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है। लो लेवल में भी असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्री जो होती हैं वो कभी कभी क्या करती हैं, वो दोनों ही लैंग्वेज को मिक्स करके प्रोग्रामिंग करती हैं।
तो दैट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करने वाले हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और आपका छोटा एप्लीकेशन है तो आप हाई लेवल लैंग्वेज को यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो दिस इज द हाई लेवल वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। तो अब आप देख लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ गई कि जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज में करें प्रोग्रामिंग। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में लिखें या फिर मशीन लैंग्वेज में लिखें, ठीक, या फिर आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखें। ठीक है, हमारे पास तो मशीन लैंग्वेज में तो हम लिख ही नहीं सकते। ठीक है, हम किस में लिखेंगे, या तो हाई लेवल में लिखेंगे या तो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्या जान रहे हैं, हम किस में लिख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में। मतलब हम मान लीजिए सपोज ये वैसी वाली कंडीशन हो गई कि आप सामने वाला क्या जानता है, दो लोग हैं, सपोज दो पर्सन्स हैं, एक जानता है आपका इंग्लिश और एक जानता है आपका फ्रेंच। ठीक, दोनों जो है पर्सन आपके, एक इंग्लिश जानता है और एक आपका फ्रेंच जानता है। अब भाई ये कुछ भी बोलेंगे, ये कुछ भी करेंगे तो इनको तो समझ में आएगा नहीं, तो इन्हें क्या जरूरत पड़ेगी, एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो आपका, तो यहाँ पर भी ऐसे चलेगी, जो प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज में, और इसको जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसको समझता है, मशीन लैंग्वेज को, 01 की लैंग्वेज को समझता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि हम हैंड असेंबली करें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक असेंबलर, एक सॉफ्टवेयर आता है, प्रोग्राम आता है सॉफ्टवेयर जो इसको ट्रांसलेट कर देता है। किसमें ट्रांसलेट कर देगा, असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में, उसका यूज करें। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकता है, और उसके अलावा आप जो है खुद से भी हैंड असेंबली करके भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो प्रोग्रामर ट्रांसलेट ईच असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इनटू इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड मशीन लैंग्वेज में, एंड देन हेक्साडेसिमल कोड इज एंटर्ड इनटू द मेमोरी, और यहाँ पे असेंबलर कर देगा। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, जिसमें कि हैंड असेंबली कैसे करते हैं वो चीजें मैंने आपको बताया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ में आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप इस पे जा सकते हो और देख सकते हो कि हैंड असेंबली कैसे होती है। ठीक है, तो ये असेंबलर के थ्रू भी आप कैसे करते हो वो भी मैं दिखा दूंगी, जहां पे मैंने एक मोबाइल सिमुलेटर का यूज किया हुआ है, मोबाइल सिमुलेटर का। ठीक है, उस पे मैंने मोबाइल पे कैसे असेंबलर का यूज करके किस तरीके से करते हैं वो चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। साथ ही साथ में मैंने एक किट का जो हार्डवेयर किट होती है माइक्रो प्रोसेसर की, हार्डवेयर जो किट है उस पे प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाया है कि कैसे यूज होगा। पहले हैंड असेंबली के थ्रू कैसे यूज करके करते हैं, साथ ही साथ में आप असेंबलर का यूज करके, मतलब ऑटोमेटिकली ये किट असेंबलर सॉफ्टवेयर भी होता है इसमें, जिसके के थ्रू वो कन्वर्ट कर देती है मशीन लैंग्वेज में। तो दोनों ही तरीके से उस किट पे भी परफॉर्म करके आपको दिखाया है। तो वहां से आप या तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो मैं इन तीनों ही इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और साथ ही साथ मैं आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी, जिसके के थ्रू आप इस वीडियोस को देख सके अगर आप देखना चाहते हो तो। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट इज कंपाइलिंग। अब मान लीजिए कि आपने असेंबली में लिखा तो असेंबलर का यूज कर लेंगे, अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो तो कंपाइलर का यूज करते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली आपका एक और टर्म यूज होता है इंटरप्रिटेटर। दिस इज ऑल्सो द सेम द कंपाइलर, इट ऑल्सो ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज, बट इट ट्रांसलेट वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, मतलब एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, तो दिस इज द इंटरप्रिटेटर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं बुक्स। तो क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लेक्चर सुनिए और उसके अलावा बुक्स को रीड करिए। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके लिए रेफरेंस बुक कौन सी अच्छी है। तो जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ
आपको, क्योंकि मोस्टली जो माइक्रो प्रोसेसर स्टार्टिंग में पढ़ते होते हैं वो होता है A085 माइक्रो प्रोसेसर, साथ ही साथ में जो बेसिक रेफरेंस है। तो मैं भी इसी बुक्स को रेफर करती हूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लोग A085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए ये बुक है आपकी रमेश एस गांवकर की, वो बुक को रेफर करिए। उससे सारे आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ में दूसरा जो ये आपको A085 के लिए और प्रोसेसर के लिए, और ये वाली जो बुक है रे ए के बुलचंडी की, इसको आप A086 प्रोसेसर के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये चीज काफी अच्छी तरीके से इसमें दी हुई है, रे एंड बुलचंडी। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, डीवी हॉल है और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन मैं A086 के लिए इसको रिफर करने को बोलूंगी। और A085 माइक्रो, इसके अलावा गांवकर के अलावा बहुत सारी है, बी राम है और भी बहुत सारी हैं। तो बट आप ज्यादा बुक्स में न जाके आप इस दोनों बुक को A085 के लिए ये और A086 के लिए इसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर एंड और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ तक जिन्हें ये नहीं मिल पा रहा है तो वो वहां तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे लेक्चर्स को पहली बार देखा है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात है कि जो आपका बेल आ रही होगी, एक बेल आपको दिखेगी नीचे, उस बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप तुरंत ही इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ। धन्यवाद।